जो लैंडस्केप एंड बायोम वाला क्वेश्चन है उस पे मैंने population, community, ecosystem, इकोसिस्टम के बाद आपका लैंडस्केप होगा, उसके बाद बायोम होगा। ओके, नोट्स पे क्या लिखवाया है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होगा, फिर आपका पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी के बाद आपका इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम के बाद आपका लैंडस्केप है, एंड देन बायोम, एंड देन बायोस्फीयर। ये इंक्रीजिंग टर्म्स में है। ओके, और अगर डिसेंडिंग टर्म में पूछा जाए तो आपका इधर साइड है, ये आपका असेंडिंग है एंड दिस इज डिसेंडिंग। ओके, गेट बी का फॉर्म कितने लोगों ने भरा है यहाँ पे? सभी लोगों ने भरा था या फिर नहीं भरा था? नहीं फिल किया सर। नहीं फिल किया था। किसका फॉर्म? यस सर, फिल किया था। गेट बी, गेट बी। अच्छा, बीएचयू का भी नोटिफिकेशन अभी आया है, ठीक है। कहीं कहीं पे हल्ला हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर वैसा बोला जाए तो अभी फॉर्म फिल करने का डेट अभी क्लियर नहीं हो पाया है ना। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दीजिएगा, टेस्ट वाला। कौन कौन सा, कल वाले टेस्ट का? यस सर, हेलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या है आपका, एक तरह से दिस इज जो हमने बात किया था, इको टाइप, इकोटोन, इको स्पीसीज, उसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था कि यहाँ पे वेरिएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ कंडीशन ऑफ द हैबिटेट। ओके, जबकि जो इको टाइप होती है यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, और इको प्लास्टिसिटी जो होती है इसमें क्या होगा, सबसे पहले समझिए यहाँ पे प्लास्टिसिटी क्या बता रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी आता है उसको, ठीक है। और इको प्लास्टिसिटी यानी कि इकोसिस्टम में चेंज आना है। ओके, और फिनोटाइप प्लास्टिसिटी बता रहा है जो आपकी मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज आ रही है। ओके, और जो फिनोकॉपी है आपका, ये आपका बताता है जो एक हमने देखा था, कौन सा टर्म था वो, जिसमें आपकी when the morphological conditions are different, morphological forms are different in different environment, but when we take them to the same environment they become same phenotypically। क्या था वो? इकैड। इकैड। और इकैड में देखिए वहां पे साफ साफ आपको लिखवाया गया होगा दे शो फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी,
दैट इज इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड फेनोटाइपिक वेरिएशन। लिखा है मैंने? यस सर। ओके। जो भी क्वेश्चन थे आपके नोट्स से थे, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से पूछा गया हो, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? हेलो? नो सर। नहीं है वैसे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं भावना? सर इको टाइप में आपने बताया कि जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन में होता है, हाँ बट सर ये जेनेटिकली जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उसमें इंटरक्रॉस थोड़ी होती है, वो फर्टाइल थोड़ी होंगे। जो जेनेटिकली, कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं आप? क्वेश्चन नहीं सर, आपने इको टाइप बताया ना कि वो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन होती है सेम स्पीसीज में। हाँ, इको टाइप बताया तो है। सर सेम स्पीसीज जेनेटिकली डिफरेंट अगर हो जाएगी तो वो स्पीसीज सेम ही नहीं रहेगी ना। मैं आपको बोल रहा हूँ इको टाइप में ड्यू टू सम जो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके कारण आपका एडेप्टेशन के कारण वहां पे आया है, ठीक है। वो कुछ चेंजेस आई हैं जो आपके कुछ हो सकते हैं फिजियोलॉजी या तो फिर मॉर्फोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। लेकिन वो बिलोंग तो आपका सेम स्पीसीज से कर रहा है। सर फिर वो जेनेटिकली टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। नहीं, जेनेटिकली टोटली डिफरेंट दे आर नॉट टोटली अगर डिफरेंट होंगे तब तो फिर वो अलग स्पीसीज ही हो जाती। सर वो आपने डेफिनेशन में लिखवाया ना, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। उसमें आपने लिखवाया जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन। जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज, यही लिखवाया होगा मैंने। यस सर। और साथ में लिखवाया होगा विच इज एडेप्टेड टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। यस सर। ओके, तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको लिविंग होने के लिए, उसमें अडेप्ट करने के लिए जो चेंजेस आनी चाहिए, सिर्फ उन जीन्स में आपका चेंज आएगा। या तो फिर नए जीन्स इनकॉर्पोरेट होंगे या तो फिर जो जेनेटिक जो पहले से जो जीन्स थे उनमें थोड़ा सा चेंज आएगा। रेस्ट अदर जीन्स विल नॉट बी चेंज। ओके। ओके सर। एक ये था कि जो आपने करवाया था ना टॉपिक नीस ओवरलैप वाला, हाँ बोलिए। उसमें हम उसको एज इफेक्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं क्या? वो एक एग्जांपल हो सकता है एज इफेक्ट का? एज इफेक्ट में क्या है कि जब आपका कॉमन बाउंड्रीज होता है तो वहां पे स्पीसीज रिचनेस होती है ना दोनों की। हाँ स्पीसीज होती है वहां पे। और नीचे ओवरलैप में हाँ एज इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं उसको, क्योंकि जब आपकी सेम रिसोर्स होगी तो आपकी वहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे। ओके, ओके क्योंकि आपका इधर से इस नीचे, अगर नीचे 1 है आपका ये, ठीक है, और ये नीचे 2 है आपका, अगर ये कॉमन रिसोर्स यहाँ पे है तो यहाँ के भी ऑर्गेनिज्म इस रीजन में जाएंगे, यहाँ के भी ऑर्गेनिज्म इस रीजन में जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी। ओके, ओके क्लियर है? यस सर। और किसी को कुछ डाउट है? सर जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका थर्ड ऑप्शन एक बार समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर थर्ड। if the range of tolerance is wide, it depends upon organism to restrict to one region or cover a wide area. Distribution of organism is wide, distribution of organism is restricted. सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस मैंने बताया था। यस सर। उसमें क्या बताया था कि जब आपके सेल्फर्ड लॉ क्या था, जब आपका कोई भी अमाउंट कोई भी एक फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो आपका सेल्फर्ड लॉ ये थर्ड ऑप्शन आप बोल रही है ना? यस सर। थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन?
थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिज्म टू रेस्ट्रिक्ट टू वन रीजन और कवर ए वाइड एरिया। ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर है कि वो एक छोटे से रीजन में रहेगा या फिर ओवर ए वाइड एरिया में रहेगा। तो जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट पे और उस जो रिसोर्स अवेलेबल है उस पे। अगर मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसको फूड चाहिए, ठीक है, और उसका जो फेवरेबल फूड है वो जहां वो, अगर मान लीजिए ये एक रीजन है, ओके, ये एक रीजन है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो इस रीजन में रह रहा है, ठीक है, और जो फूड रिसोर्स अवेलेबल है वो इसके आसपास ना होकर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या वो यहीं पे रहेगा या फिर आपका यहां तक आएगा? ये पूरे इस एरिया को कवर करेगा? यस सर। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये आपका रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन दी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के विल पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा भी अगर एग्जिस्टेंस देखिए तो हमारा एग्जिस्टेंस हम पे नहीं डिपेंड करता है, हमारा एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है हमारे लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर मान लीजिए सारे रिसोर्सेस अगर अर्थ से खत्म हो जाए तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का वायबिलिटी खत्म हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? Is it possible Yes to sir. live in the planet if the all resources we are consuming are limited or deteriorated completely? Not No possible. sir. Okay. तो जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगा रिसोर्सेस विच ही यूटिलाइजेस और द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स अपॉन और एनी अदर फैक्टर्स। ओके, और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नहीं है? ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? क्रोमोसोम्स के टाइप देखे थे हमने। क्रोमोसोम्स अच्छा, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स देखना है या फिर हो गया था? देखना है सर। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जैसे जैसे एग्जाम आएगा, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा, हो सकता है आप लोगों में थोड़ा सा घबराहट हो, ठीक है, कि ये कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, या तो फिर ये प्रैक्टिस करना बाकी है अभी, या तो फिर मैंने रिवाइज अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, तो थोड़ी सी घबराहट मन में बढ़ती जाती है। ठीक है, वैसे कंडीशन में क्या करना है, आप अपने आप को जितना रिलैक्स रख पाइएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वो आपको हेल्पफुल करेगा। अगर किसी ने मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है, ओके, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे आप जब पेपर सॉल्व करने बैठिएगा तो आपके मन में इतने ज्यादा सवाल उठते हैं, इतना ज्यादा हड़बड़ाहट होता है कि जो इजीली जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है, जो काफी इजी क्वेश्चन होता है वो भी आपसे गलत हो जाता है। ठीक है, होता है ऐसा किसी के साथ? यस सर। तो हमेशा यही होता है। यस सर। ओके, तो ये बहुत लगभग लगभग सब में होता है, ऐसा बात नहीं है कि आप में हो रहा है तो आप में हो रहा है सिर्फ। ठीक है, सभी के साथ कॉमन फेनोमेना है आपका। ठीक है, साइकोलॉजिकल है ये प्रॉब्लम कि जब आदमी थोड़ा सा परेशान होता है, ठीक है, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है तो वो छोटी छोटी गलतियां करता है। ठीक है, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को जितना रिलैक्स रख पाए। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद को रिलैक्स रखेंगे तभी जाके जो क्वेश्चंस हैं उन पे आप कंप्लीटली फोकस कर पाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने पढ़ भी लिया है, पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और आप अगर एग्जाम जब आपका चल रहा है तब आप अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपने जितना पढ़ा हुआ है उन लॉजिक्स को आप उस टाइम पे यूज नहीं कर पाइएगा। ओके, ऐसे कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे बीच बीच में पेपर्स में जो थोड़ा सा आपका दिमाग इधर से उधर कर सकता है। ठीक है, उस टाइम पे जितना आप रिलैक्स रहिएगा उतना ज्यादा चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा।
ओके कई बार ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं हम उनमें भी गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि हम इतना ज्यादा खुद में ही परेशान होते हैं, इतना ज्यादा हम में घबराहट होती है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड ही नहीं करते। ओके तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए? उस टाइम पे आप जितना ज्यादा एग्जाम अगर स्टार्ट ये जो प्रैक्टिस है आपका, ठीक है, खुद को रिलैक्स करने का, ये आपका जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने आपको बोला है डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है, उस टाइम से ही आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एग्जाम पेपर जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, खुद को पहले रिलैक्स करें। ठीक है, रिलैक्स करें, उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करें। ठीक है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जो आपका जो टाइम आपको दिया गया है, मान लीजिए 120 मिनट है, तो ये पूरा 120 मिनट्स आपको लगेगा। आप इसको आराम से 100 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होंगे जो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे और उनका ऑप्शंस आपको सामने मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ टिक करना है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं, शायद कुछ ही क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए अगर 120 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़े। ओके, तो आप क्या कीजिए, आप खुद को रिलैक्स रखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद सोचिए क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। अगर कोई क्वेश्चंस आपको आ रहा है, ठीक है, अगर आप उसके बारे में श्योर हैं तो उसको ठीक है क्लिक कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे जहां पे आपको डाउट आएगा 2 ऑप्शंस के बीच में या तो फिर 3 ऑप्शंस के बीच में। खास करके जो डाउट आता है वो 2 ऑप्शंस के बीच में आता है कि ये होगा या ये होगा। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी बढ़ता है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ता है आपका नेगेटिव मार्किंग का। होता है ऐसा कि 2 ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। यस सर। अगर सेलेक्ट करते हैं तो उनमें से जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आप, वो मैक्सिमम टाइम आपका रॉन्ग होता है, और जो सही होता है वो फिर आप जब आंसर देखते हैं तब आप पछताते हैं कि अरे ये होना चाहिए था, मुझे लग ही रहा था ये होता, ये टिक करना चाहिए था, ये टिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये इसलिए होता है, दिस इज सबसे पहला फैक्टर इसका तो रिवीजन है। ठीक है, कि आपकी रिवीजन में थोड़ा सा कमी है। ठीक, आपने रिवाइज उन पोर्शंस को अच्छे से नहीं किया है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आप उस टाइम पे क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आप उस टाइम पे मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप उसको याद नहीं कर पाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, आपको लगता है ये भी शायद होगा या फिर ये भी होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे वो चीज याद आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप उस टाइम पे रिलैक्स हैं या नहीं है। अगर आप घबराए हुए हैं तो आपको उस टाइम पे हो सकता है आपको हमेशा मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपको याद आएगा वो गलत होगा। ठीक है, अगर आप रिलैक्स हैं तो आप उस टाइम पे इन ऑप्शंस पे थिंक कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस होगा या ये ऑप्शन होगा। ओके, और उनमें से एलिमिनेट कर सकते हैं एक को। ओके, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को जितना रिलैक्स और कूल रख सकते हैं पेपर देते वक्त। ओके, अब ऐसा नहीं कि बैठ के पेपर के टाइम पे गाना गाने लगे। ठीक है, ये नहीं करना है, इतना भी कूल नहीं हो जाना है। कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना है पेपर पे। ठीक है, कंसंट्रेशन को भटकाना नहीं है इधर उधर। ओके, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डेली जब एक मॉक पेपर बनाए, लास्ट ईयर पेपर बनाए, तो ये चीज का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ डेली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लास्ट टाइम तक देखिएगा आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके आएंगे पेपर में वो लगभग इन्हीं क्वेश्चन से होंगे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट पेपर सही से दीजिए, जो बताया जा रहा है उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ज्यादा तो मैं कराता भी नहीं हूँ डेली। ठीक, मुश्किल से 10 पेज का होता होगा क्लास। ठीक है, आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2.5 से 3 घंटे आपकी क्लास चल रही है, 1 घंटा आपका रिवीजन में जाएगा। ओके, 4 आवर्स और 1 आवर आपका जा रहा है आपका प्रैक्टिस में क्वेश्चन का। उसके बाद जो बाकी टाइम बच रहा है आपका, उसमें कुछ टॉपिक्स अपना डिसाइड कीजिए डेली। जो आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे आप डिसाइड कीजिए कि मुझे आज क्या टॉपिक पढ़ना है।
ठीक है, उन टॉपिक को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है, और उनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और डेली 2 आवर अपना दीजिए लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने में। इतना करेंगे तो मोर देन इनफ है। ओके, रिजल्ट विल बी योर। उसके बाद कुछ सोचना नहीं है, अभी इतना सोचना नहीं है, जब पेपर हो जाएगा आराम से आके रिलैक्स कीजिएगा, ठीक है, और ये रिलैक्स होने का जो प्रैक्टिस है वो अभी से ही कीजिए, ठीक है, वो एग्जाम के दिन आपका नहीं आएगा। एग्जाम के दिन इतना प्रेशर होता है कि आप उस टाइम पे और ज्यादा घबरा जाइएगा। ओके, तो उस दिन रिलैक्स कैसे रहना है वो डेली प्रैक्टिस से आएगा। ओके, जिस दिन पेपर आपका होगा उस दिन कुछ अलग नहीं पूछ लिया जाएगा, जो आपने पढ़ा है वही पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को ये पॉइंट्स? यस सर। ओके सर। ओके ओके, देन वी स्टार्ट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हमें सर देखना टेस्ट था में टाइप्स क्वेश्चन ऑफ। था, हाँ बोलिए। सर टेस्ट में क्वेश्चन था मार्क द ट्रू स्टेटमेंट्स। उसमें एक स्टेटमेंट थी, द सेकंड लेयर ऑफ एयर मास अबव ट्रोपोपॉज इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो सर ये ट्रोपोपॉज क्या है, ये समझा दीजिए। ट्रोपोपॉज, देखिए जिस लेयर जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है दैट इज ट्रोपोपॉज। ओके, तो सर फिर तो ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है ना, द सेकंड लेयर ऑफ एयर मास अबव ट्रोपोपॉज इज स्ट्रेटोस्फेयर। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। यही क्वेश्चन था। द सेकेंड Yes, लेयर sir. ऑफ एयर मास above द ट्रोपोपॉज इज स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास above ट्रोपोपॉज इज एयर मास, यहाँ पे बोला जा रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर तो आपका एक नेक्स्ट आपका लेयर होता है ये। तो सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास above ट्रोपोपॉज इज ए स्ट्रेटोस्फेयर। नहीं, यहाँ पे एयर मास बोल रहा है इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। ओके, एयर मास, ये एयर मास के कारण यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर के बाद होता है, तो यहाँ पे बोलना चाहिए था नेक्स्ट लेयर ऑफ स्फेयर आफ्टर ट्रोपोस्फेयर, या तो फिर ट्रोपोपॉज इज द स्ट्रेटोस्फेयर। ये एयर मास को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ओके ओके सर। ओके, बाकी पॉइंट्स क्लियर थे? यस सर। ओके, तो हमें बात करनी थी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहला जो क्रोमोसोम टाइप देखना था वो देखना था पॉलीटीन क्रोमोसोम। ओके, पॉलीटीन क्रोमोसोम, दिस इज आल्सो नोन एज जायंट क्रोमोसोम। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था इसको? बाल्बियानी। बाल्बियानी ने। कहाँ पे डिस्कवर किया था ये, कहाँ पे प्रेजेंट था? जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो कहाँ पे किया था? इन द salivary glands of Very gland of salivary glands of Drosophila.
ड्रोसोफिला, मलबरी की। कायरोनमस। ओके, यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं आपके इंसेक्ट्स के लार्वल ग्लैंड्स में, लेकिन जो बाल्बियानी ने ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्व किया था सेल्वेरी ग्लैंड्स ऑफ कायरोनमस। ओके, इंसेक्ट्स सेलेब्री ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं यूजुअली। ओके, ये किस स्टेज में पाया जाता है ये क्रोमोसोम? या तो बोलिए ये कौन से स्टेज में रहता है ये क्रोमोसोम? इट रिमेन्स इन इंटरफेज स्टेज। क्यों इंटरफेज स्टेज में रहता है? क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो पाता। यस, डू नॉट गो सेल डिवीजन। क्या होती है यहाँ पे? पॉलीटिनी ऑब्जर्व की जाती है। पॉलीटिनी क्या होती है? पॉलीटिनी इज कॉल्ड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल विदाउट सेल डिवीजन। सर ये सेलिब्री ग्लैंड ऑफ क्या लिखा है? सेलेब्री ग्लैंड ऑफ कायरोनमस, CHIRONOUMMUS। ओके, क्लियर है? क्या होती है पॉलीटिनी? जब आपकी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल होगी। रेप्लिकेशन साइकिल मीन्स डीएनए का सिंथेसिस। इसी से होता है। रेप्लिकेशन में क्या होती है? डीएनए की सिंथेसिस होती है। कॉपी ऑफ डीएनए आर जनरेटेड, ओके, विदाउट सेल डिवीजन। ओके, और ये जो हम लोगों को पता है डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होती है? एस फेज ऑफ इंटरफेज। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दे रिमेन इन इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ओके, अब यहाँ पे अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही है और सिर्फ आपका जब डीएनए आपका सिंथेसिस होके आपका एग्रीगेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए विल बी प्रेजेंट। multiple copies of DNA molecule will be present. Okay. क्या बोल रही हैं? बोलिए फिर से, आवाज नहीं आ पाई आपकी। सर ये प्लीज रिपीट कर दें। ये जो जो आपने बताया कि डीएनए सिंथेसिस हो रहा है विदाउट सेल डिवीजन, तो उसको कहते हैं पॉलीटीन। फिर से उसके बाद आपने क्या बताया, प्लीज रिपीट कर दें। ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस जो है आपकी विदाउट सेल डिवीजन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि डीएनए क्या हो रहा है? यहाँ पे डीएनए बन रहा है। एक आपका क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के डीएनए से आपका 1 कॉपी से 2 कॉपी बन रहा है ये, ठीक है? ओके, अब क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो पा रही है तो क्या होगा? क्रोमोजोम जो है डिफरेंट सेल में डिवाइड होकर नहीं जा पाएंगे। ओके, इट विल बी एब्सेंट। तो एक ही सेल के अंदर क्या होंगे? मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट। ओके सर। ओके, इसके कारण क्या होगा कि ये सेल्स जहां पे प्रेजेंट होगी वहां पे क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन द secretory molecule।
और ये सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स जब ज्यादा है तो जीन भी ज्यादा होंगे, ठीक है, और जीन ज्यादा है उनमें अगर फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से फिर एमआरएनए बनेगी, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी, एंड इट विल लीड टू हाई इन अमाउंट ऑफ protein synthesis. That's why increase in the secretory molecules production, या तो फिर यही लिखे secretory molecules जो होंगे वो क्या होंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन करना। ओके, क्लियर है? सिक्रेटरी मॉलिक्यूल यहाँ पे क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, जो आपने बोला ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें भी आपका इसी तरह रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन के बाद आपका सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी। इसके कारण क्या होगा, आपकी सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर देखिएगा वहां पे तो इस तरह से आपको ढेर सारे क्रोमोसोम मॉलिक्यूल आपको एग्रीगेटेड दिखेंगे सेल के अंदर। ओके, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल होती है वो अराउंड 10 राउंड होती है, 10 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। तो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे बताइए? अगर मान लीजिए स्टार्टिंग डीएनए आपका 2 था तो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए, अगर आपका यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक आपका पॉलीटीन जो क्रोमोसोम है, ये आपका नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कितना जा रहा है, 10 टाइम्स जा रहा है, तो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं 2 टू द पावर n होगा। यहाँ पे 2 टू द पावर 10 जब हम लोग लगेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 1024। ये नंबर हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि 2 टू द पावर 10 जो होता है वो नंबर कितना होता है, 1024, 1024। ओके, आगे आपके बहुत काम आएगा ये नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने बन जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, अगर इतने सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रोटीन प्रोडक्शन या तो फिर सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर है? हेलो, यस सर। ओके। जो ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम होती है वो ऑर्गेनाइज होती है 2 टाइप से। क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व, ये ड्रोसोफिला का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ड्रोसोफिला क्रोमोसोम्स कैन बी observed as alternate bands and interbands। okay, जब ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में तो उनमें आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, बैंड्स रीजन दिखेंगे और इंटरबैंड्स रीजन दिखेंगे। ये जो डार्क स्टेन्ड रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दीज आर बैंड्स। ओके, और 2 डार्क रीजन के बीच में जो ये लाइट रीजन दिख रहा है, दिस इज इंटरबैंड। ओके, ये डार्क रीजन क्यों दिख रहा है बता पाएगा कोई? कल ही मैंने डिस्कस किया था। हेट्रोक्रोमेटिन सर। हेट्रोक्रोमेटिन, या तो फिर बोलिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट, यहाँ पे पैकेजिंग हुई है। ओके, और इस रीजन में क्या हुआ है, लाइट रीजन में यहाँ पे कॉम्पैक्ट पैकेजिंग नहीं है।
मतलब कि यहाँ पे जो सिंथेसिस होगी एमआरएनए की वो मोस्टली किस रीजन में होगी, इंटरबैंड्स रीजन में। ओके, जो बैंड्स होते हैं वो डार्क स्टेन्ड होते हैं, क्या होंगे, डार्क स्टेन्ड, और ये क्या होते हैं, लाइट स्टेन्ड। ओके, तो इस तरह से आपको ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम को देखने को मिलेगा। अगला जो क्रोमोसोम टाइप हम लोगों को देखना है दैट इज लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था इसको, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय Lemming. लेमिंग। ओके, फ्लेमिंग के द्वारा ऑब्जर्व किया था गया था। कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था ये, एम्फीबियन oocyte में। ओके, एम्फीबियन oocyte में। ये जो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम होते हैं ये आपको देखने को मिलेगा डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस। ओके, क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया था एस्केप फोल्ड, कल मैंने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में जब बता रहा था आपको पैकेजिंग के दौरान, तो आपको बताया होगा थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताया था क्रोमेटिन लूप्स। Yes, sir. Yes. ओके, तो क्रोमेटिन लूप्स में क्या होता है, जो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन लूप जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ओके, and it gives like a लैम्प लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो बाकी जो है ये ब्रश लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, ब्रश इसी तरह होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। ओके, क्लियर है, व्हाई इट इज कॉल्ड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। Yes, sir. याद रखना है इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस स्टेज में दिखेगा, ठीक है, और कहां पे ऑब्जर्व किया गया था ये। ओके, यही दो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको इसमें। ये आपका क्रोमेटिन लूप है, ये दिस इज क्रोमेटिन लूप। इस तरह से दिखेगा। ओके, these are two sister chromatids। तो ये आपका हो गया लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। अगला जो आपका क्रोमोसोम का टाइप्स है काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं उससे, जो कि आपका बी क्रोमोसोम। ओके, क्या होते हैं बी क्रोमोसोम, सबसे पहले चीज इसको कंफ्यूज नहीं करना है बी डीएनए से। ओके, क्या होगा, जो बी क्रोमोसोम होती है उसमें आपका बी डीएनए प्रेजेंट होगा या ए डीएनए प्रेजेंट होता है,
यूजुअली जो डीएनए प्रेजेंट होती है ह्यूमन सेल के अंदर वो कौन सी टाइप की होती है? ह्यूमन सेल क्या सभी सेल के अंदर? बी टाइप। बी टाइप ऑफ डीएनए। ओके, तो जो बी क्रोमोसोम होता है उसमें भी आपको बी टाइप डीएनए मिलेगा। ओके, लेकिन ये क्रोमोसोम, इनको बी टाइप बी क्रोमोसोम क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया कि these आर क्रोमोसोम्स विथ विच आर एडिशनली प्रेजेंट इन या तो फिर बोलिए एडिशनल क्रोमोसोम्स। जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स आपके प्रेजेंट हैं उनके अलावा क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग बोलते हैं बी क्रोमोसोम। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राइसोमी। ओके, वहां पे क्या होता है, एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर कौन सा? 21। क्रोमेटिन आपका 21 क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, बी क्रोमोसोम हो जाएगा। ओके, एडिशनल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सम इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इन सम स्पीसीज। ओके, जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ए क्रोमोसोम। कॉल्ड ए क्रोमोसोम्स। और जो एडिशनल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बी क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जो ये एडिशनल क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये क्या होंगे, ये आपका या तो इनर्ट होंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, और कंटेन्स मोस्टली हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। ओके, जो है इसमें आपका क्या होगा, ये आपका अगर सेम क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करें जो एडिशनल प्रेजेंट है वो क्या है, अगर उसी क्रोमोसोम को देखें तो वहां पे यू क्रोमेटिन रीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो आपका एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ये जो है ये आपका उन्हीं रीजन्स का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन मिलेगा, जिसके कारण ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं दे आर डिराइव फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोसोम। डिराइव फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोसोम, बट इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या हुआ, उनमें जो यू क्रोमेटिन रीजन था वो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में कन्वर्ट हो गया। ओके, यू क्रोमेटिन कन्वर्टेड इनटू हेट्रोक्रोमेटिन। सवाल क्या पूछा जाता है इनसे कि ये कैसे क्रोमोसोम्स हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम से कैसे आपका ये डिफरेंट है, साथ ही साथ इनमें जो रीजन्स प्रेजेंट होती है वो यू क्रोमेट रीजन होती है या फिर हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होती है। ओके, क्लियर है? सर ये जो आपने लास्ट में बोला है ये समझ नहीं आया। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए अगर कोई एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर टोटल एक कोई क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम होना चाहिए था। ठीक है, अब अगर दो क्रोमोसोम्स अगर उसके अगर एक साथ हो गए तो क्या होगा, उनका एक्सप्रेशन अगर बढ़ गया तो उसके कारण क्या हो सकता है, वो लीथल हो सकता है। ओके, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो वो टॉक्सिसिटी काउज करवा सकता है, करवा सकता है। यस सर। ओके, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम इट क्या करता है, सेल जो है मॉडिफाई खुद में किस तरह करेगा,
वो क्या करेगा, जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल कर देगा। कंट्रोल करना मतलब उसको स्टॉप कर देगा। वो कैसे किया जा सकता है, जो पैकेजिंग है, ठीक है, जो पैकेजिंग जो हो रही है उसको क्या करे, वो कॉम्पैक्ट कर दे, जिसके कारण क्या होगा, सेल जो है आपका उस रीजन्स को क्या करेगा, रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा। ओके, जब रेप्लिकेशन ही नहीं होगी तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ओके, और ये जो कॉम्पैक्शन वाला जो फैक्टर है, ये कैसे आपका ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब हम लोग यू क्रोमेटिन और क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन में जब देखें, ठीक है। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है वो क्या होगी, डेंसली पैक्ड होगी, वो आपको दिखेगा डार्क स्टेन, ठीक है। क्लियर है अब? यस सर। और किसी को डाउट है इसमें? ये एक तरह से इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ओके, जब भी किसी सेल में अगर किसी जीन का अगर सिंथेसिस अगर कंट्रोल करना है, या तो फिर किसी डीएनए रीजन की सिंथेसिस को कंट्रोल करना है जो उसके लिए डेट्रीमेंटल काउज कर रहा है, ठीक है, वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको यू क्रोमेटिन टू हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में कन्वर्ट करेगा। ओके, कैसे क्लियर है बन सभी सकते को? हैं क्या बन सकते हैं? सर? इससे मेनली क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं? कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बताया मैंने कि इसमें आपके पूछा जा सकता है कि बी क्रोमोजोम में मोस्ट ऑफ द रीजन्स क्या होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं या तो फिर यू क्रोमेटिन होते हैं। ओके, ये आपका एडिशनल क्रोमोजोम होता है, जो नॉर्मल सेल्स नॉर्मल क्रोमोजोम से उसके अलावा ये क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा। ओके, ये आपके ओके इनर्ट सर। होते हैं, ठीक है, इनर्ट होंगे या एक्सप्रेसिबल होंगे, तो इनर्ट होते हैं ये। ओके, सर ये अपने आप सर को कभी ओके भी सर। एक्सप्रेस नहीं करेगा? अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा? नहीं, ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को। सर तो इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन जो होता है वो कुछ नहीं फंक्शन होता है इनको, ठीक है, इनका फंक्शन जो होता है उसी को एक्सप्रेस करने से रोक दिया जाता है। अगर जैसे कि आपकी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम जैसे फीमेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स एक्स, तो एक्स जो एक्स्ट्रा एक्स है उसको बार बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी होता है। ओके, अच्छा, ओके सर। पर अब सर आगे अगर जो हम लोग को हाँ हाँ बोलिए। सर अगर अगर ट्राइसोमी की कंडीशन है और अगर डाउन सिंड्रोम अगर किसी को है तो उसमें तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना? उस कंडीशन में वो एक्सप्रेस करता है, तभी तो वहां पे डाउन सिंड्रोम उसमें देखने को मिल रहा है, वो टॉक्सिक कंडीशन काउच करवा दे रहा है। तो सर इसका हेट्रोक्रोमेटिन रीजन यूक्रोमेटिन में चेंज हो सकता है? हेट्रोक्रोमेटिन रीजन यू क्रोमेटिन में चेंज हो सकता है? नहीं, चेंज नहीं हो सकता, मैंने बोला नहीं, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान यू क्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, तभी जाके ये बी क्रोमोजोम्स इसको बोलते हैं। अगर यू क्रोमेटिन ही होता तब तो ये आपके ए क्रोमोजोम्स होते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है ना कि कुछ स्पीसीज में जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया, ठीक है, तो उनको ऑन दी इवोल्यूशनरी फेज उसको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, लेकिन वो क्रोमोजोम्स वहां से एलिमिनेट नहीं हुए हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ सकता है, जैसे कि ट्राइसोमी कंडीशन हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया, ऐसा हुआ होगा पहले एवोल्यूशन में कि कोई क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ गया होगा, ठीक है, और वो लीथल हो रहा होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा सेल, क्या कर सकता है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में कन्वर्ट करेगा उसको, ठीक है। तो जो क्रोमोजोम्स हम लोग को मिलेंगी वो क्या होंगे, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन हम लोग को वहां पे मिलेगा, डार्क स्टैंड मिलेगा, ठीक है, हाईली कंप्रेस्ड मिलेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया दीज क्रोमोजोम्स आर इनर्ट, additional chromosome present in some individual in species which are inert. Okay, ओके सर।
और किसी को डाउट है बी क्रोमोसोम में? एक चीज और यहाँ पे याद सर रखना है, यहाँ पे जो डीएनए होगी वो बी डीएनए होगी। हाँ बोलिए भावना। सर जैसे कि आपने बताया बार बॉडी का, तो बार बॉडी में तो मैकेनिज्म होता है जीन इनएक्टिवेशन के लिए, तो यहाँ पे भी कोई हाँ, मैकेनिज्म होता है या फिर ये फिर पहले से ही कन्वर्ट हो चुका है तो अब ऑटोमेटिकली ये ऐसे ही बनता है? ये आपका ऑन द इवोल्यूशन लाइन ये आपका इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। ये क्या हो रही है, ये पहले बनी थी, अब क्या है ये हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन सेल्स के अंदर अभी भी ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो सर ये एक्सप्रेस नहीं होता है जैसे कि बार बॉडीज का तो कभी कभी इफेक्ट नहीं शो नहीं होता है नहीं ना? नहीं, यहाँ पे ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ओके सर। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है वो देखना है डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जैसे कि मैंने बताया क्या होगा, क्रोमोसोम का कॉपी फॉर्मेशन। ओके, जो कॉपी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है उसके लिए टोटल 3 मैकेनिज्म हो सकती है। ओके, 3 मैकेनिज्म हो सकती है। जब आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, ठीक है, तो उन्होंने जब ये अपना रिसर्च पेपर प्रपोज किया था तो वहां पे एक लाइन उन्होंने लिखी थी। क्या लिखी थी लाइन? कि इट हैज नॉट स्किप्ड अवर नोटिस दैट डीएनए हैज, डीएनए का क्या हो सकता है, एक अपना मैकेनिज्म हो सकता है जिसके थ्रू वो अपना क्या करेगा, कॉपी फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि जो डीएनए होती है वो उन्होंने बताया था डीएनए क्या होगा, 2 स्ट्रैंड से बना होगा। ओके, और दोनों स्ट्रैंड में क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक ये जो स्ट्रैंड है ये दूसरे के भी साथ बेस पेयर कर सकता है। ओके, और इस तरह से क्या हो सकता है, यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड भी बना सकता है इसको बेसिस लेकर। ओके, तो उसी टाइम पे उन्होंने बोला था, आइडिया दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का एक मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में आपका जो मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है, वो इसको प्रूव करता है कि आपका यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा। लेकिन जो रेप्लिकेशन की मेथड है वो आपकी टोटल 3 टाइप से रेप्लिकेशन हो सकती है। ओके, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं रेप्लिकेशन के? सबसे पहला अगर हम लोग मेथड देखें तो इट कैन बी कंजर्वेटिव। क्या है कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव का मतलब है कि अगर 2 स्ट्रैंड हैं, ओके, तो ये दोनों क्या करेंगे, 2 नया स्ट्रैंड बना देंगे। ओके, और दोनों जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो इसके साथ फ्यूज नहीं होगा, वो अलग अलग बनेगा। ओके, मतलब कि अगर ये न्यू, ये आपका ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है तो एक पूरा कंप्लीटली न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव क्या बोलता है, क्योंकि सेमी लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये आधा ही खुद को कंजर्व करेगा, ठीक है। मतलब जो नई डीएनए मॉलिक्यूल बनेगी उसमें क्या होगा, ये मान लीजिए ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें रेड कलर से, ठीक है, ओल्ड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें रेड कलर से, ठीक है,
तो न्यू वन जो बनेगी ये आपकी कलर ये डिफरेंट है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, ये आप अपने मॉलिक्यूल को सेमी यानी कि आधा ही कंजर्व कर पाएगा, यहाँ पे कंप्लीटली कंजर्व है, ठीक है। जो नई मॉलिक्यूल बन रही है वो आपकी अलग है और जो पुराना मॉलिक्यूल था वो आपका अलग है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा नया उसमें क्या होगा, उसमें अपने आप को ये खुद तो प्रेजेंट होगा लेकिन अपने साथ क्या करेगा, एक नए मॉलिक्यूल को भी इनकॉर्पोरेट कर लेगा, ओके। और इस तरह से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये आपका हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव। जो थर्ड वन है, थर्ड वन जो टाइप आपका हो सकता है दैट वन इज डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव क्या है, डिस्पर्सिव तब होगा जब रैंडमली किसी भी रीजन में आपका या तो फिर कंप्लीटली कंजर्वेटिव होगा या तो फिर नॉन कंजर्वेटिव होगा। डिस्पर्सिव क्या है, डिस्पर्सिव आप देखेंगे कि अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ओके। अब यहाँ पे नया मॉलिक्यूल आ जाएंगे, फिर आपका पुराना मॉलिक्यूल आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से अगर आपको दिखे तो दैट कैन बी ए डिस्पर्सिव, मतलब डिस्पर्स है, वो आपका कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं है उसका, ओके। तो दिस इज डिस्पर्स्ड, ओके। तो ये तीन मॉडल हैं जिनके थ्रू आपका डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, ओके। लेकिन जो एक्चुअल रेप्लिकेशन होती है वो आपका किसके थ्रू होती है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव, जो कि प्रूव किसने किया था, ये प्रूव किया है मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ओके। अब क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मान लीजिए एक बोल दिया जाएगा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ए डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप, is replicated in medium of light nitrogen isotope, और 3 जनरेशन। फिर पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ हेवी इज टू लाइट आइसोटोप, ओके। क्या होती है, जो मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनता है,
ठीक है। कैसे बनता है ये क्वेश्चन? अगर हम लोग मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट को देखें, ठीक है, तो क्या किया था मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में? क्या किया गया था? कोई बताएगा? हेलो, मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, बताएगा कोई? हैवी नाइट्रोजन हेलो? लेवल्ड डीएनए को उन्होंने लाइट मतलब नाइट्रोजन मीडियम में डाला था। उसके बाद उन्होंने उसे 2-3 जनरेशन तक उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसे लाइट बैंड और हैवी बैंड एब्जॉर्ब किए थे सर। अच्छा, और कोई? नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप लिए थे, एक नाइट्रोजन 14 और दूसरा नाइट्रोजन 15 को लेके ई कोली पर ग्रो किया था। हाँ, फिर क्या देखा उन्होंने? सर बैंड देखा था, एक लाइट बैंड वाला देखा बैंड था। और एक। देखिए क्या है कि उन्होंने क्या किया, ई कोलाई सेल्स को लिया, ठीक है, और ई कोलाई सेल्स को क्या किया, रेडियो एक्टिवली आपका लेबल किया। रेडियो एक्टिवली लेबल कैसे करते हैं? सेल्स को क्या करेंगे हम लोग, रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो करवाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले रहे हैं उसके साथ क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट। ओके, इनकॉर्पोरेट होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, N15 मीडियम बन गई, ये आपकी हेवी आइसोटोप है। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल कंडीशन में इन्होंने इन ई कोलाई बैक्टीरिया सेल्स को ग्रोथ करवाया, ठीक है। जब ई कोलाई सेल्स को नॉर्मल मीडियम में ग्रो करवाया गया तो ई कोलाई सेल्स आपके ग्रो किए, डीएनए रेप्लिकेशन हुई होगी। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन हुआ होगा तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, उनको पता नहीं था ये सेमी कंजर्वेटिव होगा रेप्लिकेशन या तो फिर कंजर्वेटिव होगा या डिस्पर्सिव होगा। ओके, उन्होंने कैसे कंक्लूड किया कि आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही है आपका रेप्लिकेशन का, ठीक है। तो हम लोग को पता है जब रेप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, एक स्ट्रैंड जो है आपका N14 होगा, एक स्ट्रैंड N15 होगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मारकर दूसरा स्ट्रैंड उसके ऊपर सिंथेसाइज होता है। ओके, तो जो टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 2 बनेगा। ओके, बनेगा या नहीं बनेगा? हेलो, यस सर। ओके, अब क्या हुआ, जब एक जनरेशन तक ग्रोथ करवाया गया, ठीक है, उन्होंने यूजुअली क्या किया था, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पे उन्होंने निकालकर सेल का डीएनए आइसोलेट कर उसको क्या किया, सेजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, सेजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आपका मान लीजिए अगर फर्स्ट जनरेशन के बाद आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो सेडिमेंटेशन हुई डीएनए की, उन्होंने यहाँ पे एक बैंड देखा, ठीक है। क्यों यहाँ पे एक बैंड दिखा, बताएगा कोई? हेलो, एक बैंड यहाँ पे क्यों दिखेगा, सिंगल बैंड, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट जनरेशन? प्रोड्यूस होता है, एक ही दोनों हाइब्रिड प्रोड्यूस होंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट। दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड कंडीशन में होंगे। बोथ आर हाइब्रिड। क्यों हाइब्रिड है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल इसका न्यू लाइट स्टैंड है और दूसरा मॉलिक्यूल जो पुराना मॉलिक्यूल था ओल्ड पेरेंट का, वो आपका न्यू आपका ओल्ड हैवी मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे,
हाइब्रिड आपका ऑब्जर्व आएंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो स्ट्रैंड थी ये आपकी हाइब्रिड बैंड है, ओके। अब क्या है, अब आपका सेकेंड जनरेशन हुआ, सेकेंड जनरेशन, ओके। अब सेकेंड जनरेशन जब होगा तो क्या होगा, आपके 2 से 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे डीएनए के, ओके। 2 से 4 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर पहला अगर इसको अगर हम लोग स्ट्रैंड माने तो इट विल बी N15 और इस पे क्या बनेगा N14 आएगा, क्योंकि हम लोग लाइट कंडीशन में यहाँ पे मीडिया में क्या है, लाइट आपका आइसोटोप है, ठीक है। तो ये आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल बना। दूसरा जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, इसको अपना स्ट्रैंड बनाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड इट विल सिंथेसाइज। तो यहां पे क्या हो गया N14 एंड N14, ओके। इसी तरह आपका ये भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा 2 डीएनए मॉलिक्यूल, और वो भी इसी तरह यहाँ पे 2 बनाएगा, एक आपका हाइब्रिड होगा और एक आपका लाइट वन होगा, ओके। ये आपकी हाइब्रिड होगी मान लीजिए, और ये आपका क्या है, लाइट है, ओके। अब यहां पे अगर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यू विल सी 2 बैंड्स। क्यों यहाँ पे 2 बैंड्स दिखेंगे, क्योंकि एक बैंड क्या होगा, एक बैंड ये और ये कंस्टिट्यूट करेगा जो लाइट है, ओके। तो जो लाइट होंगे वो ऊपर दिखेंगे बैंड आपको, क्योंकि जो हैवी होता है वो ग्रेविटेशन के कारण क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये जो बैंड होगी ये लाइट बैंड होगी, ओके। अब क्या है, अब अगर फर्दर ग्रोथ कराया गया, ठीक है, अब जब फर्दर ग्रोथ कराया गया, जब थर्ड जनरेशन या तो फिर 5th जनरेशन लिया गया, ठीक है, तब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे थर्ड जनरेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड जनरेशन लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 4 के जगह पे अब आपका यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल कितने होंगे, 8 मॉलिक्यूल होंगे, 8 होंगे या ज्यादा होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे बताइए। थर्ड जनरेशन के बाद आपका कितना मॉलिक्यूल होगा डीएनए का, 8, ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिसमें कि अगर हम लोग देखें पहले का, तो ये जो है आपका हैवी आइसोटोप है, अगर ये अगर स्ट्रैंड माने, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो ये फिर से हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनाएगा। ये आपका जो लाइट है ये दोनों आपके लाइट मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये जो हाइब्रिड है फिर से एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनाएगा, ओके। तो जो आपके टोटल हाइब्रिड मॉलिक्यूल बने वो कितने बनेंगे आपके, यहां पे देखिए टोटल N15 वाले मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड कितने हैं, 2। तो इन पे आपका डीएनए सिंथेसाइज होगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, फिर से 2 ही आपके बनेंगे, दिस विल बी हाइब्रिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे N15 आपका लिया गया था टेम्पलेट स्ट्रैंड, यहाँ पे भी N15 लिया गया था टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। रेस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर लाइट स्ट्रैंड, ओके। तो जब लाइट है तो आपका लाइट बनेगा फिर, ठीक है, यानी कि 8 में जो 2 मॉलिक्यूल है वो आपके हाइब्रिड होंगे और रेस्ट ऑल 6 आर लाइट वंस, ओके। अगर यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल चल रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फिर से आपको क्या मिलेगा, 2 स्ट्रैंड मिलेगा, एक आपका हैवी आइसोटोप का और दूसरा आपका लाइट आइसोटोप का, ओके। तो ये आपका प्रूव करता है कि ये जो यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है ये कैसी हो रही है, यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव हो रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंजर्वेटिव होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं लाइट और हेवी के, 4 and 4। 4 and 4। और अगर डिस्पर्सिव होता तो सर रैंडम होता ना। देखिए अगर कंजर्वेटिव होता तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल मिल रही है ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल मिलती ही नहीं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे 2 स्ट्रैंड मिलता,
जो कि एक पूरा कंप्लीटली N15 होता और एक पूरा कंप्लीटली N14 होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होती फिर नेक्स्ट राउंड में, तो यहाँ पे क्या होता, ये फिर से N15 आपका N15 बनाता और N14 पूरा N14 बनाता। तो जो आपकी स्ट्रैंड की यहाँ पे जो मिल रही है, तो ये स्ट्रैंड यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें अगर कंजर्वेटिव से, तो अगर यहाँ पे अगर ये हाइब्रिड है, ठीक है, तो हाइब्रिड से और नीचे इसका बैंड मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों बैंड क्या है, यहाँ पे हेवी आइसोटोप है। ओके, और एक पूरा स्ट्रैंड जो मिलता वो पूरा इसके कंपैरेटिवली इक्वल मिलता, क्योंकि ये दोनों क्या है, N14 है। ओके, दिस वन इज कंजर्वेटिव एंड दिस वन इज सेमी कंजर्वेटिव। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस? यस सर। ओके, और अगर डिस्पर्सिव होता, ठीक है, तो डिस्पर्सिव होता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बैंड मिलता, विच इज हाइब्रिड वन। और वो हाइब्रिड वन भी यहाँ पे कोई फिक्स नहीं था, आपका यहाँ पे होता या यहाँ पे होता, ये कहीं पे भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। ओके, एंड इट्स अमाउंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ओके, तो इस तरह से आपके मिचेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, कंक्लूड किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। ओके, अब क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने आपको दिया था, ये मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने से पहले, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हैवी एंड लाइट आइसोटोप कितना होगा यहाँ पे आफ्टर 3 जनरेशन के बाद? ये 2 आउट ऑफ 8 एंड दिस इज 6 आउट ऑफ 8 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25% एंड दिस विल बी 75%। 75। ओके, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे दिया जाता, क्वेश्चन दे दिया जाता कि टोटल नंबर ऑफ, फिर से आपको बोलता परसेंटेज निकालने के लिए आफ्टर 6 जनरेशन। तो क्या होता है आंसर बताइए, कैलकुलेट कीजिए। तो सेम रहेगा। हाँ, कितना आएगा? सेम 25 75। बना के देखिए, मॉलिक्यूल बना के देखिए तो कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं आपके हेवी, जो आपके हेवी यहाँ पे लिख दिया है मैंने, यहाँ पे हाइब्रिड होगा ये। हाइब्रिड मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं डीएनए के, और लाइट आइसोटोप के मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं डीएनए के, कैलकुलेट कीजिए। तो किसी ने बनाया? अच्छा ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आफ्टर 6 जनरेशन कितने होंगे? टू की पावर 6 64। 64 और सर परसेंटेज आएगी, इसकी आएगी सर हैवी वाले की 3.11। हेलो 64, हाँ बोलिए। सर, हैवी वाले की आएगी 3.11 और इसकी आएगी 96 समथिंग। 3.11 और 96 पॉइंट समथिंग। अच्छा ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ जो हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो कितने बनेंगे 6 जनरेशन? 16। 16।
बना के दिखा आपने? बना के देखिए, बना के देखिए पहले। अगर यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, N15 और N15 आफ्टर जनरेशन, ठीक है, तो ये एक आपका बनेगा हाइब्रिड N15 N14, और ये आपका बनेगा एक और मॉलिक्यूल बनेगा जो कि और होगा N14 N15, ये भी आपका हाइब्रिड बना। दूसरे में क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, जिसमें कि फिर से 2 हाइब्रिड होंगे, 2 लाइट होंगे, ओके। अब फिर क्या बनेगा, 4 से 8 बनेगा, तो 6 2 8, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 हाइब्रिड बनेंगे और 6 क्या होंगे, आपके लाइट होंगे। ऐसा ही बन रहा है। फिर क्या होगा, फिर आपका फिर से 2 हाइब्रिड बनेंगे एंड रेस्ट ऑल अदर आर लाइट वंस, ओके। यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स बनेगा, 16, ओके, जिसमें कि आपके 14 क्या होंगे, लाइट वंस होंगे और 2 क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। और जो आपका फाइनल, जब आपका 6th जनरेशन बन रहा है, तब भी हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली आपका कितना हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल हाइब्रिड हो रहा है और रेस्ट ऑल अदर 62 आर लाइट वंस। ऐसा ही आया है आंसर सभी का? यस सर। ओके, सभी का आया है ये या डिपेंड आया है? 16 किसका आया था? यही आया है। यही आ रहा है सर। यही आ रहा है, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले याद रखना है कि हम भले कितना भी जनरेशन चल जाएं, आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, ओके, सेकेंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, मतलब अगर फर्स्ट जनरेशन को छोड़ दें, उसके बाद अगर सेकेंड जनरेशन जाए, तो जितना टोटल नंबर ऑफ आपका डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, उसमें से जो 2 है वो आपका क्या होगा, हाइब्रिड वन होगा, और जितने भी मॉलिक्यूल रेस्ट होंगे वो क्या होंगे, लाइट वंस होंगे, ओके। और उसी से हमको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है परसेंटेज। क्लियर है सभी को ये? यस सर। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में अब कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी कभी? हेलो, कैलकुलेट कर, किसी का दूसरा आंसर आया था? किसी का ऐसा था जो 2 से ज्यादा बने हो 6 जनरेशन में भी? हेलो, ये क्या है, हाइब्रिड है, दिस इज लाइट वन। किसी का ज्यादा आया था इससे, बताइए। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ओके, किसी का दूसरा आंसर आया था क्या, नहीं आया है? ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज वाला। अब ध्यान रखना है, कभी अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन?
Yes, sir. ओके, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पे। ओके, तो रेप्लिकेशन जो होगी, ठीक है, वो रेप्लिकेशन आपकी होती है दो टाइप के सेल में। एक आपका है प्रोकैरियोट और एक आपका है यूकैरियोट। दोनों में क्या होगा, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म जो होती है डिफरेंट होती है। ओके, बेसिक मैकेनिज्म सेम होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे मतलब क्या है, मॉलिक्यूल से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल से आपका एंजाइम्स से हम लोग बोल रहे हैं। ओके, जो एंजाइम्स आपका रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट इन बोथ। ओके, तो क्या क्या मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स देखने हैं जो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि रेप्लिकॉन। क्या होता है रेप्लिकॉन? दिस इज यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे किसी भी चीज का एक यूनिट होता है, जैसे लीटर का होता है आपका, वॉल्यूम का होता है लीटर, ओके, और मास का होता है यूनिट केजी, ग्राम। इसी तरह जो रेप्लिकेशन की यूनिट होती है, सिंगल यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन। उसी तरह म्यूटेशन का जो यूनिट होता है इट इज कॉल्ड म्यूटॉन। ओके, जीन का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। ओके, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन। unit of replication. This is unit of mutation. This is unit of gene. ओके, क्लियर है ये टर्म्स सभी को? Yes, sir. हेलो, ओके। अब इसके बाद क्या है, जो मेजर डिफरेंस आता है इनके रेप्लिकेशन में, मेजर डिफरेंस जो है आपका रेप्लिकेशन में, वो क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर मोनोरेप्लिकोनिक। ओके, मोनोरेप्लिकोनिक। और जो यूकैरियोट्स होते हैं दे आर पॉलीरेप्लिकोनिक। क्या है ये मोनोरेप्लिकोनिक और क्या है ये पॉलीरेप्लिकोनिक, देखते हैं हम लोग। जो प्रोकैरियोट्स होता है इट कंटेन्स ए सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। okay, whereas eukaryotes, that is polyrepliconic, they contain multiple numbers of origin of replication. Okay, multiple number of origin of replication.
क्या है ये origin of replication? ये जो origin of replication होती है, this is point from where replication start. Replication starts. ओके, ये क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है इन द क्रोमोसोम जहां से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ORIC। ओके, ORIC। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि यही जो पॉइंट है, जो डीएनए का जो रीजन है, यही आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और बाकी रीजन जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है? कैसे बता सकते हैं हम लोग? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दी ORIC? स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे सर। Yes, the regions are specific sequences. Okay, क्या होगा specific sequences? Specific यहाँ पे क्या होगा? एक particular arrangement होगी किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। ओके, अगर क्वेश्चन दिया है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दी ORI? ओके, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्या होता है, जो ORI होता है या तो फिर बोलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वो क्या होता है? दीज आर शॉर्ट रिपीट मोटिव्स। शॉर्ट रिपीट मोटिव्स मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफिक सीक्वेंसेस का रिपीटेशन होगा। स्पेसिफिक रिपीटेड स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होंगे? रिपीटेड होंगे। ओके, जो ये प्रेजेंट होती है ये दो टाइप की रीजन होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है 13 न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट। और दूसरी जो होती है दे आर 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। जो 13 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स है दे आर आल्सो नोन एज 13 मर। ओके, एंड 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स आर नोन एज 9 मर। ओके, जो 13 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होती हैं यहां पे हम लोग बोल रहे हैं रिपीटेड है। ओके, तो कितने टाइम्स ये रिपीटेड है? दिस इज रिपीटेड टाइम्स। ये आपकी टोटल 3 टाइम्स रिपीटेड होती है। ओके, और जो 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं दे आर रिपीटेड अराउंड 5 टाइम्स। ओके, या तो फिर 5 टाइम्स रिपीटेड बोलिए या तो 5 कॉपीज। ओके, इसको या तो क्या बोल सकते हैं? 3 कॉपी ऑफ 13 मर, 3 कॉपीज एंड दिस इज 5 कॉपीज। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ORI सीक्वेंस जो है आपका क्या कर सकते हैं? हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ये जो सीक्वेंसेस होती हैं दे रीच इन 80 सीक्वेंसेस। ठीक है, ये जो आपके शॉर्ट रिपीट मोटिव्स हैं ये क्या होते हैं?
80 रीच सीक्वेंसेस होते हैं। क्यों 80 रीच सीक्वेंसेस होते हैं? आपके जीसी क्यों नहीं हो सकते हैं? बॉन्ड होता है ना हेलो, उसमें, क्या होता है? डबल बॉन्ड। जीसी में ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना, तो उसको तोड़ने में दिक्कत होगा। मैं पूछ रहा हूँ 80 जो डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ए और टी के बीच में। हेलो, ए ए और और टी टी के के बीच बीच में। में सर। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सर जी और सी। जी और सी के बीच में। ओके, तो जब आपका डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या होगा? क्या बेनिफिट मिलेगा डबल बॉन्ड से? उसको ब्रेक करना आसानी होगा ना सर, जीसी के ब्रेक हो कंपैरिजन जाएंगे में। सर्वर। यस, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगी या तो फिर मेल्टिंग पॉइंट होगी, वो क्या होगी? 80 सीक्वेंसेस के लिए कम होगा, जबकि जो जीसी सीक्वेंसेस है वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब कि जो सेल को जो है वहां पे ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए दोनों स्ट्रैंड को। ओके, ताकि क्या कर सके, एक स्ट्रैंड को यूज करके आपका एज ए टेम्पलेट यूज करके आपका क्या हो, वो दूसरा नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर पाए। ओके, दैट्स व्हाई जो शॉर्ट रिपीट्स होती हैं और आई सी रीजन में, वो क्या होती हैं? 80 रिच सीक्वेंसेस होती हैं। ओके, सर ये जो लास्ट वाली लाइन है वो समझ में नहीं आई। कौन सा? रीच इन 80 सीक्वेंसेस? नहीं नहीं, ये जो सर इसमें 31 सॉरी 13 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स और 3 टाइम्स रिपीटेड बताया आपने। देखिए, जो मैंने जो ओराई रीजन होती है उसमें क्या होंगे, उसको आइडेंटिफाई हम लोग तभी कर पाएंगे जब उनमें कुछ स्पेसिफिक रीजन होंगे। ठीक है, वो रीजन्स क्या होते हैं? वो रीजन्स होते हैं आपके 13। एक तो आपको 13 न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीट्स मिलेगा देखने को, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 13 मर। ओके, ये क्या होते हैं? ये 3 टाइम्स आपके कॉपी होंगे, मतलब कि 3 टाइम्स ये आपके रिपीटेड होंगे। मतलब अगर ये यहां से यहां तक अगर हम लोग 13 न्यूक्लियोटाइड्स मान ले, ठीक है, तो ऐसे आपको 3 रीजन्स दिखेंगे। ओके, ये 13 मर है। ओके, और इसी तरह आपका जो 9 मर है वो आपका 5 टाइम्स कॉपीड मिलेंगे। 2, 3, 4 और एक 5। ओके, तो ये जो रीजन है, जब ऐसी रीजन जब हमको मिलेगी जहां पे टोटल 8 रिपीट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें कि 3 जो है वो 13 मर है और 5 जो है वो 9 मर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज ए ओराई सीक्वेंस। ओके, ओके सर। क्लियर है सभी को ये? ओके, ये हो गया। अब बात फिर यहाँ पे उठती है कि जब आपका डीएनए रेप्लिकेट कर गया, ओके, मान लीजिए जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है तो आपकी एक बार रेप्लिकेशन हो गई, ठीक है, अब जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना वो क्या फिर से रेप्लिकेशन जाएगा? ठीक है, और अगर जाएगा तो वो स्टार्टिंग से ही आपका जाएगा या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करनी होगी? ओके, तो जो रेप्लिकेशन होती है, जो रेप्लिकेशन होती है तो उसमें क्या होगा, जो ओराई सी सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है, जो ओराई सी सीक्वेंस है, इट कंटेन्स एडिशनल इसमें क्या होंगे? एडिशनल 11 कॉपीज ऑफ 5'
GATC रिपीट्स प्रेजेंट होंगे, ओके, ओराई रीजन में, ओके। और ये जो आपका यहाँ पे एडेनिन रीजन है, ठीक है, दिस इज मिथाइलेटेड फॉर्म। इसमें क्या होगी, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाती है, ओके। द एडेनिन्स आर मिथाइलेटेड, ओके। जो मिथाइलेशन है यहाँ पे एडेनिन के साथ साथ आपका जो ये अगर 5' 3' यहाँ पे है, अगर अपर स्ट्रैंड है तो इसके कंप्लीमेंट्री यहाँ पे क्या होगा 3' 5'। यहाँ पे अगर GATC है तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा GATC। होगी होगी या नहीं होगी, ओके। तो ये रीजन भी आपका मिथाइलेटेड होगा और ये भी रीजन आपका एडेनिन आपका मिथाइलेटेड होगा, ओके। जब दोनों एडेनिन आपके मिथाइलेटेड होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली मिथाइलेटेड, ओके। एंड दिस इज डन ड्यूरिंग ट्रांजिशन टू एस फेज। G1 से एस फेज में जब ट्रांजिशन होती है G1 टू एस फेज, तब क्या होता है आपका डीएनए का मिथाइलेशन होगा, ओके। अब जब मिथाइलेशन हो गई, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा डीएनए की सिंथेसिस होगी। जब डीएनए सिंथेसाइज करेगा तो मान लीजिए ये आपका 5' 3' है और ये आपका 3' 5' है, ओके। तो इसमें से टेम्पलेट कौन सा होगा और कौन सा आपका कोडिंग स्ट्रैंड होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है, हेलो, विच वन इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। आवाज आ रही है मेरी सभी को, हेलो, ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट। सर एप्लीकेशन में तो सर दोनों हो जाएगा ना टेम्पलेट स्टैंड। हाँ टेम्पलेट स्टैंड दोनों होंगे, लेकिन स्टार्टिंग अगर हम लोग देखें कि अगर डीएनए अगर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, तो वो पहले कौन से स्टैंड के साइड से स्टार्ट होता है 3' 3' जो स्टैंड आपकी 3' होगा वो स्टैंड आपकी एक्ट करती है टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। और जो अपोजिट स्टैंड होता है वो क्या करता है, वो एज ए कोडिंग स्टैंड। ये यूजुअली कोडिंग स्टैंड यूज होती है ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे ओकाजे की या फिर आपके नन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको टेम्पलेट स्टैंड मानकर यहाँ पे फिर आपका 5' टू 3' आपका पॉलीमरेज एक्ट करेगा और एक नया स्टैंड बनाएगा, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे GATC था आपका 5', अगर यहाँ पे हम लोग माने, यहाँ पे अगर हम माने यहाँ पे GATC, ओके, ये दोनों आपके मिथाइलेटेड हैं, ओके। नई स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगी वो क्या होगा, उसमें से एक स्ट्रैंड क्या होगा मिथाइलेटेड होगा, जबकि एक स्ट्रैंड अभी नॉन मिथाइलेटेड है, ओके। ये क्या है हेमी मिथाइलेटेड, ओके, हेमी मिथाइलेटेड। अब जब ये हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में होगा तो इस कंडीशन में ये रेप्लिकेशन नहीं जा सकता है, ओके। जब तक ये कंप्लीटली मिथाइलेटेड स्ट्रैंड नहीं हो जाता, वो कब होगा, जब आपकी G1 स्टेज टू
एस स्टेज में आपका ट्रांजिशन होगा। ओके, तब तक ये आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है ये आपका रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो रेगुलेट किया जाता है। ओके, वरना क्या होगा, डीएनए हमेशा आपका रेप्लिकेशन करता रहेगा, सारे क्रोमोसोम्स जो है वो पॉलीटीन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, क्लियर है सभी को ये हेमी मिथाइलेटेड एंड मिथाइलेटेड फॉर्म? Yes, sir. ओके, तो इन दिस वे cells regulate the replication mechanism. Okay, ओके, अब इसके बाद हम लोग को देखना है आपका जो रेप्लिकेशन आपकी स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. हेलो, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, देन वी विल मीट इन 10 अराउंड 10 मिनट्स आफ्टर। ओके, इकोलॉजी फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, देन सी यू इन 10 मिनट्स। ओके।